तो हेलो गाइस हमने पिछली वीडियो में प्रश्न वाली 3 को पूरा कर लिया था, वह बेहद सुंदर करा दिया है हमने। रही बात एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल को आप कहेंगे तो एग्जाम्पल को भी करा देंगे और बता देना क्या क्या कराना, उसमें एग्जाम्पल वगैरह कराने हो तो बता देना। प्रश्नावली 5 में क्या है, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं पढ़नी है हमें। तो प्रश्नावली 5 में है अपना मेन टॉपिक है काल्पनिक संख्याएं। शुरुआत इससे ही होती है काल्पनिक संख्याओं से। और हमने देखो 1 से 10 तक जो भी संख्याएं पढ़ी हैं वो तो होती हैं वास्तविक संख्याएं, दैट्स रियल नंबर्स। और ये काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिनके अंदर मतलब जिनका वर्गमूल माइनस में हो या आयोटा के रूप में लिखा जा सकता हो, उन्हें वे सभी संख्या होती हैं। और जो ये इनको 3 परिभाषा दे सकते हैं आप इसकी। वे सभी संख्याएं जिनके वर्गमूल के अंतर्गत ऋणात्मक चिन्ह हो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। तथा एक और परिभाषा है वे सभी संख्याएं जिनको आयोटा के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता हो। और लास्ट है वे सभी संख्याएं जिनका वर्ग एक ऋणात्मक संख्या हो काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आयोटा के फॉर्म में लिखते हैं जैसे कि ये है -1 है, चलो तो -1 को हम लिख सकते हैं आयोटा। -1 को हम अंडर रूट में -1 को हम आयोटा लिख सकते हैं। इसकी खोज की थी अपने आयलर नामक वैज्ञानिक ने। पहले तो हम और संख्या पढ़ते थे जैसे कि हमने प्रश्नावली 1 में पढ़ा है वही रियल नंबर वगैरह सब। ये है हमारी काल्पनिक संख्याएं। आयोटा, आयोटा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये ना कि आई नहीं है, ये आयोटा है, आयोटा लिख देते हैं हम आयोटा। आई ना बोले इसे आयोटा बोले, आयोटा है ये, आयोटा के रूप में लिखा जाता है इनको। हमारे पास इनके मान हैं जैसे कि आयोटा का मान होता है -1 जो भी अंडर रूट में -1, और आयोटा स्क्वायर का मान होता है अपना 1। आयोटा क्यू का मान होता है अपना माइनस आयोटा, सॉरी इसका 1 नहीं -1 होता है। आयोटा स्क्वायर का मान -1। आयोटा की पावर 4 का होता है 1 तो +1। अब देखो ये ना इसे हम लिख सकते हैं, बाद में समझाएंगे, चलो उसको आप बोलोगे सीधा समझा दिया, कुछ भी नहीं आया समझ में। बता दें ये तो 1 से 4 तक होते हैं मान, है ना, इनको तो आप याद कर लेना, ये तो याद करने ही हैं। और उसके अलावा बताते हैं हम आपको, यदि कुछ भी है जैसे कि आयोटा की पावर 50 है, चलो 50 है ना, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं ऐसे, आयोटा की पावर 4 का भाग दो, उसमें 4 का भाग जितनी बार जाएगा, मतलब ये एक सूत्र होता है अपना आयोटा 4n बराबर 1। मतलब आयोटा की पावर 4 है ना, कुछ भी 4 मतलब 4 हो, 4 दूनी 8 हो, 12 हो, 16 हो, जो 4 जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है वो हो, मतलब 4 का गुणांक हो, तो उसका मान +1 ही होता है। तो ये है 50। अब इन 50 को कैसे लिख सकते हैं हम, 48 + 2। 48 में 4 का भाग पूरा जाता है इसलिए, तो इसका मान क्या हो गया, इसका तो हो गया आयोटा की पावर 48 का मान हो गया अपना 1 जो +1, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या हो गया अपना -1, तो +1 - 1 क्या हुआ -1, ये हो गया ना अपना। अब हम बता दें ये इनटू है ये ना, आप करोगे कि ये प्लस का और ये दो घट गए 0 हो गए मान, ये गुना हो रहा है आपस में, है ना, तो ये हो गया -1। अब इसे ये सीधा नहीं ये सीधा कर रखा है हमने, आपको लग रहा होगा इसे लिख रहे हैं आयोटा की पावर 48, आयोटा स्क्वायर 2 बार लिख लो इसे, आयोटा स्क्वायर आयोटा की पावर 48, ये हो गया अपना। ऐसे ही ये सूत्र है, कुछ भी हो, कुछ भी ले लो आप, ले लो चलो आयोटा की पावर 243 ये ले लिया हमने। ये देख लो आप, तो 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, 4 × 6 = 24, तो 24 में तो जा रहा है पूरा पूरा, बचा गया 3, तो ये हो गया आयोटा क्यू। ये शॉर्ट फॉर्म है ना भाग देने की अपने हिसाब से, आप देख लो आयोटा क्यू का मान होता है माइनस आयोटा, ऐसे निकालना है। नहीं तो आप सोचोगे यार 1 का निकालेंगे, 2 का निकालेंगे, 5 का निकालेंगे, इतने मतलब बड़ा मान कैसे निकालेंगे हम। यदि हमें निकालना आयोटा की पावर 7 का निकालना, तो देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा 4 × आयोटा की पावर 3 लिख सकते हैं ना। आयोटा की पावर 4 का मान होता है +1, और आयोटा क्यू का मान होता है माइनस आयोटा, तो इसका मान भी माइनस आयोटा। ऐसे भी हम कोई भी संख्या हो हमारे पास हम उसे लिख सकते हैं, दैट्स ऑल। अब एक पॉइंट और है अपना, ऐसे नोट लगा के आप नोट डाउन कर लें, नोट लगा के नोट है कि अपना देखो अंडर रूट में होता है √a √b, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं √ab लिख सकते हैं ना, आपने पढ़ा होगा। पर ये तभी लिखाम आएगा, ये केवल तब ही लिखाम आएगा जब इन दोनों में से एक क्या हो, धनात्मक हो।
केवल एक धनात्मक होगा तो ये लिखा जा सकता है। यदि दोनों ऋणात्मक हैं, कम से कम है, कम से कम, अब देखो कम से कम एक धनात्मक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों धनात्मक हो लिख सकते हैं, एक धनात्मक है लिख सकते हैं। यदि दोनों ऋणात्मक हैं तो हम ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल देके समझाते हैं हम आपको। जैसे कि हमारे पास है, देखो √9 √-4, हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, 9 × -4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक हो कोई मतलब नहीं है, एक धनात्मक होना चाहिए, ये शर्त है बस। तो ये क्या हुआ, 9 × 36, वो भी माइनस के, तो क्या हुआ 6 आयोटा। देखो इसके अंदर ये यहाँ पर ही समझा देना चाहिए था, ये टॉपिक नहीं समझाया, सॉरी। देखो आयोटा का मान क्या होता है, -√1, तो -1, तो इस इधर -36 है माना कि, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 आयोटा। 36 का अंडर रूट तो हो गया 6 और माइनस की जगह आयोटा, और देखो माइनस कितना है, चलो 64 है, तो हम इसे लिखेंगे 64 × आयोटा, ऐसे लिखेंगे। फिर लिखेंगे 64 का वर्ग हो जाएगा 8 आयोटा, ऐसे लिखेंगे, ऐसे भी ऐसे ही करेंगे। सीधा कर दिया, यहाँ पर समझा दिया हमने, ऐसे करेंगे, ऐसे सीधा नहीं करा। और आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या कर दिया, सीधा सीधा उठा के रख दिया मान, ऐसा। और आप इसे 6 नहीं लिख सकते, ये तरीका आपका गलत हो जाएगा। तो आप बोलोगे अब कि उसे हम कैसे करेंगे, क्या था अपना था -9 -4, इसे करेंगे कैसे, तो इसे करना है आयोटा √9 माइनस के रूप में आयोटा ले लिया, और आयोटा -4, ऐसे करेंगे हम इसे। तो ये क्या हो गया, 9 किसका वर्ग है, 3 का, तो 3 आयोटा × 4 किसका है, 2 का, 2 आयोटा, ये हो गया 6 आयोटा स्क्वायर बराबर -6 आंसर। -6 आंसर हो गया अपना, है ना इसका। ऐसे करेंगे हम इसे, सीधा नहीं कर सकते हम इसे ना। उसके बाद आता है अपना सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, लिख लेते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या क्या होती है, सम्मिश्र संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम a + आयोटा b के रूप में लिख सकते हैं। a + आयोटा b के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्याएं होती हैं सम्मिश्र संख्याएं। इसमें a एंड b दोनों ही a एंड b बिलोंग करते हैं r में, मतलब रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। a और b दोनों ही रियल नंबर में बिलोंग करते हैं इसमें। अब इस सम्मिश्र संख्या को हम z द्वारा निरूपित करते हैं, z द्वारा दर्शाते हैं, तथा इनका समुच्चय होता है ना, उसे c द्वारा दर्शाते हैं हम। c द्वारा इसके समुच्चय को दर्शाते हैं और इसे दर्शाते हैं हम z द्वारा। तो इसका समुच्चय होता है c बराबर, ये कोष्टक डालिए अपना मजला, a + आयोटा b वेयर a एंड b बिलोंग टू r, ये सूत्र होता है अपना इसका। अब इसमें a और b दोनों रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, ये सूत्र होता है a + आयोटा b वेयर a एंड b बिलोंग टू r, जहाँ a होता है अपना z का वास्तविक भाग, मतलब सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग होता है अपना z, तथा b होता है अपना सम्मिश्र संख्या z का काल्पनिक भाग। ये होता है अपना काल्पनिक भाग, ये होता है अपना वास्तविक भाग। रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, ये होता है अपना। और अपने सम्मिश्र संख्याओं के कुछ की पॉइंट होते हैं, योग नियम के लिए कुछ की पॉइंट होते हैं। अब इसमें योग नियम के नहीं, इसमें गुणन नियम के भी लिए होते हैं। योग सम्मिश्र संख्याओं के योग नियम के लिए कुछ की पॉइंट होते हैं। तो पहले पॉइंट को हम दर्शाएंगे ए से। तो ए में है अपना पहला होता है सवर्तता गुणधर्म। सम्मिश्र संख्याओं का योग सवर्तता गुणधर्म की अनुपालना करता है। और सवर्तता गुणधर्म क्या होता है, सवर्तता गुणधर्म होता है अपना, जैसे कि अपने पास है Z1, Z2 बिलोंग टू C, ये दे रखा है C में बिलोंग करते हैं, तो बराबर हम इसे लिख सकते हैं Z1 + Z2 बिलोंग टू C। बिलोंग तो अभी भी C में ही करेंगे और यहाँ पर भी C में करेंगे, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये होता है सवर्तता गुणधर्म। तो सम्मिश्र संख्याओं का योग सवर्तता गुणधर्म की अनुपालना करता है। दूसरा है अपना क्रम विनिमय नियम।
क्रम विनिमय गुणधर्म, दूसरा है क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय गुणधर्म क्या होता है अपना? तो क्रम विनिमय गुणधर्म होता है अपना, जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है, जैसे कि कोई भी संख्या ले लो, हम जेड से दर्शाते हैं हम तो ना, तो अपने पास संख्या है Z1 प्लस Z2, तो हम इसे लिख सकते हैं Z2 प्लस Z1, ऐसे लिख सकते हैं हम। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में बहुत काम आता है ये नियम, मतलब बहुत बार यूज में लिया होगा फिजिक्स में, और ये मैथ में भी है। यहाँ पर Z1 प्लस Z2 है तो हम इसे Z2 प्लस Z1 लिख सकते हैं। तो सी पर आता है अपना साहचर्य गुणधर्म, ये भी आपने फिजिक्स में काफ़ी पढ़ा होगा, साहचर्य गुणधर्म, ये यहाँ पर भी है। साहचर्य गुणधर्म क्या होता है? वही होता है जो फिजिक्स में बताते हैं, यही फिजिक्स में बताते हैं, ये यहाँ पर होता है, आपको पता होगा। जैसे ये संख्या है अपने पास Z1 प्लस Z2 कोष्टक ऑफ Z3, तो हम इसे लिख सकते हैं Z3 प्लस Z2 और आगे Z1, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा, Z1 कोष्टक Z3 प्लस Z2, मतलब इसको बाहर ला सकते हैं, इसे भीतर ला सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ये होता है अपना साहचर्य गुणधर्म। तो हम लिखेंगे इसे सम्मिश्र संख्याओं का योग साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। अब तो चौथा आता है अपना डी से करते हैं हम इंडिकेट, डी से इंडिकेट किया, हम इसे मान रहे हैं पॉइंटों में डी, योज्य तत्समक। इसका योज्य तत्समक क्या होता है? सम्मिश्र संख्याओं के योग का योज्य तत्समक क्या होता है? तो प्रत्येक सम्मिश्र संख्या z, कोई भी सम्मिश्र संख्या अपने पास z, प्रत्येक सम्मिश्र संख्या z का योज्य तत्समक होता है अपना 0। जैसे कि हम z प्लस 0 बराबर z लिख सकते हैं, z प्लस 0 बराबर z लिख सकते हैं, क्योंकि योज्य तत्समक होता है अपना इसका 0। कि क्या जोड़ें, इसका मतलब है योज्य तत्समक का कि इसमें सम्मिश्र संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वापस वही सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो जाए। तो आपस में 0 जोड़ोगे इसका कोई मान नहीं होता 0 का, अब 0 जोड़ोगे वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब अपना अगला है योज्य प्रतिलोम, कि यदि सम्मिश्र संख्या में हम क्या जोड़ें कि जिससे उसका मान 0 हो जाए। इसमें तो 0 जोड़ा जब उसका मान वही रहे, परिवर्तित ना हो, और इसमें सम्मिश्र संख्या z में हम क्या जोड़ रहे हैं कि उसका मान 0 हो जाए। तो उसमें हम देखो z प्लस प्रत्येक योज्य, मतलब प्रत्येक सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम होता है अपना -z। अब देखो z है, इसमें हम -z जोड़ोगे तो z माइनस z बराबर 0 हो जाएगा। इसकी यही परिभाषा होती है योज्य प्रतिलोम की, कि सम्मिश्र संख्या z में क्या जोड़ा जाए कि उसका मान 0 हो जाए। तो आप क्या जोड़ोगे, -z जोड़ोगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। अगला है उसे आप एफ से दर्शाएंगे निरसन नियम। निरसन नियम की अनुपालना करता है अपना साहचर्य नहीं, सम्मिश्र संख्याओं का योग निरसन नियम की भी अनुपालना करता है। निरसन नियम क्या होता है अपना? निरसन नियम 2 होते हैं, एक होता है दायां निरसन नियम, एक होता है बायां निरसन नियम। तो दायां निरसन इधर लिख लेते हैं बायां निरसन, और दायां निरसन बायां निरसन क्या होते हैं ऐसे देखते हैं। दायां निरसन में जैसे कि हमारे पास संख्या दे रखी Z1 प्लस Z2, तो आप इसे लिख सकते हैं Z3 प्लस Z2 बराबर ऑफ Z1 बराबर Z3, इसे लिख सकते हैं आप ऐसे। मतलब Z1 है वो Z3 के बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया Z3 प्लस Z2 बराबर Z1 बराबर Z3। ऐसे नीचे देखते हैं यहाँ पर आएगा नहीं बायां निरसन नियम। बायां निरसन नियम होता है अपना, जैसे कि संख्या दे रखी Z1 प्लस Z2, इसे लिख सकते हैं हम Z1 प्लस Z3 बराबर ऑफ Z2 बराबर Z3। इसमें Z2 Z3 के बराबर है, तो Z2 के स्थान पर Z3 लिख दिया हमने, और इसमें ऊपर वाले में था Z1 बराबर Z3 था, इसमें Z2 बराबर Z3।